नमस्कार साथियों। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समतल दर्पण और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और ये काफ़ी इंटरेस्टेड है और एकदम आराम से आप लोग समझिएगा, ध्यान से देखें कि क्या है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है। इसके एक भाग पर सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है। और देखिए आसानी से एकदम समझिए, ये हम लोगों ने एक खोखला कांच का गोला ले लिया। अब इसको हम लोगों ने दो भाग कर देते हैं। ठीक है, तो दो भाग करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? एक ये साइड प्राप्त हुआ और ये एक साइड प्राप्त हुआ। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे सिल्वर के द्वारा रजित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाहरी भाग को रजित करते हैं और इसके अंदरूनी भाग को रजित करते हैं। अब रजित करके इस पे कलर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? रंग चढ़ा देते हैं, जिसे पेंट कहा जाता है। क्लियर है? अब ये जो हमें परावर्तक सतह प्राप्त हुई, इसे अवतल दर्पण कहा जाता है और इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, जब खोखले गोले के बाहरी भाग को सिल्वर से रजित करके रंग की परत चढ़ाई जाती है तो यह एक अवतल दर्पण बनता है, जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्लियर? उत्तल दर्पण, जब खोखले गोले के भीतरी भाग को सिल्वर से रजित किया जाता है, देख रहे होंगे ये खोखले भाग भीतरी भाग को रजित किया जाता है तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, कन्वेक्स लेंस। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखें, यहां समझने वाली चीज है वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो वृत्त था, खोखले गोले का कांच का भाग था, इसकी एक सेंटर होगी जिससे हम त्रिज्या निकालते हैं, जिसे आर कहा जाता है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये सेंटर जो है, तो ये सेंटर यहां भी आएगा बाबू। अगर एक हम रेखा खींचते हैं तो एक सेंटर यहां भी आएगा, तो ये ही सेंटर को सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी। और इस दूरी को वक्रता, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर? इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। देख रहे होंगे जैसे चित्र में दिखाया गया आपका। ध्रुव, दर्पण के सतह के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब देखें, ये दर्पण है और ये दर्पण के मध्य भाग, इसका जो मध्य भाग होगा उसे ही क्या कहा जाता है? पोल। इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव। देख रहे होंगे इसमें भी दिखाया गया। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मतलब कि ये सेंटर है और ये सेंटर से ये ध्रुव को मिला देने वाली जो रेखा खींचते, इसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। देखिए, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये पोल है, ये वक्रता केंद्र है। अब इसके समांतर आती प्रकाश की किरण, इसके समांतर आती प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। क्लियर है? फोकस दूरी, अब यहां समझिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कि ये जो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, गोलीय दर्पण है और ये जो मुख्य अक्ष को काटती है प्रकाश की किरण पैरेलल आते हुए, तो इसे ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब सीपी वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2f और r बराबर 2f, तो f बराबर r/2। इसे हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में।
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब। अब देखें हम लोग समझेंगे क्या कि अवतल दर्पण में कितना कितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने लेंगे क्या कि अनंत पे रखी वस्तुएं, क्या लेंगे, अनंत पे। जैसे चंद्रमा और सूर्य की कोई भी दर्पण के सामने अगर हम चंद्रमा और सूर्य की प्रतिबिंब लेंगे तो वो अनंत पे रखी हुई मानी जाती है। जैसा देखिए लिखा है, सूर्य चंद्रमा आदि वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर अनंत पर दूरी पर स्थित मानी जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनता है ये देखेंगे। तो प्रकाश की किरण आई और पहली प्रकाश की किरण ये परिवर्तन के बाद दूसरी प्रकाश की किरण पैरेलल आई, फिर परिवर्तन के बाद इधर आई, तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है कहां पर, फोकस तल पर प्राप्त होता है। हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, फोकस तल पर। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। अब देखें, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। फर्स्ट में हम लोग अनंत पर लिए, अब दूसरी बार कहां पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। देख रहे होंगे, हमेशा याद रखना है कि पहली प्रकाश की किरण जो होती है वो फोकस से जाती है। देखिए ये फोकस से गई, दूसरी प्रकार की किरण कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है। ठीक है, और जब हम लोग ये नापी लेंगे तो हमेशा ये लेना है कि फोकस दूरी, अगर वक्रता केंद्र 8 लिए तो फोकस दूरी 4 लेंगे, और उसके बाद अगर ये हम ड्राइंग खींचेंगे तो हमें सफल प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सही जगह पे प्राप्त होगा। ठीक है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अब क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रखेंगे। तो देखिए ये वक्रता केंद्र पे वस्तु है, पहला प्रकाश की किरण ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे गई और दूसरा प्रकाश की किरण फोकस से इधर परिवर्तित हुई, तो हमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। क्लियर है। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, क्लियर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर अनंत के बीच बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये पोल है। हम वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए। ये प्रकाश की किरण गई, फोकस से आती है पहला प्रकाश की किरण, और दूसरा वक्रता केंद्र से, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरी ओर जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को पर प्राप्त होता है बाबू अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरी ओर जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, देख रहे होंगे ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये पोल है, हम फोकस पे वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, तो फोकस पे वस्तु रखने पर हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है अनंत पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर है। जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, अब देखिए मुख्य फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र है, और मुख्य फोकस और ध्रुव ये है, पोल है, इसके बीच हम वस्तु को रखें। ठीक है, और वस्तु को यहाँ रखने पे हमें पहला प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, दूसरा वक्रता केंद्र, वो दूसरा यहाँ से गई यहाँ, और फिर वापस इसी में लौट आई। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब इधर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये दोनों किरण मतलब एक दूसरे से दूर भाग रही। तो हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर है। अब देखें, एक चीज समझ लें, इसमें समझने वाली चीज है। फर्स्ट में जो है वस्तु को कहाँ रखते हैं, ये ध्यान से रखिएगा। वस्तु को हम
लोग कहाँ रखते हैं बाबू? फर्स्ट में कहाँ पर रखते हैं पता है? फर्स्ट में रखते हैं अनंत पर। क्लियर है? दूसरा में फिर देखो अनंत से नजदीक लाएंगे। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। क्लियर है? दूसरा में फिर देखो फिर नजदीक करेंगे। अब तीसरा में आ जाइए। तीसरा में कहां पर आ जाएंगे? डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर, डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर। क्लियर? और चौथा में हम लोग कहां जाएंगे बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच। पांचवा में कहां आ जाएंगे? फोकस पर, फोकस पर। और छठा में कहां आ जाएंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। क्लियर है? देखिए हमेशा मिला रहे हैं, देखिए कैसे मिला रहे हैं। वस्तु पहला में कहां रखे? अनंत पर, दूसरा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर यही लास्ट वाले ले लेना, वक्रता और वक्रता केंद्र पर। तीसरा में फिर लास्ट वाले लेना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चौथा में फोकस पर, और पांचवा में फोकस और ध्रुव के बीच। क्लियर है? तो इस प्रकार 6 प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, अब समझिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट के रूप में किया जाता है, मोटर कार के हेडलाइट में। देखते होंगे मोटर कार जो रहती है उसमें हेडलाइट में जो पीछे साइड शीशा लगा हुआ रहता है वो हमेशा क्या रहता है? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में, मतलब कि जो नाई लोग बाल उल काटने, दाढ़ी उड़ी बनाने का दर्पण यूज करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक, गला, अगर आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, कान, नाक, गला, तो वहां पर देखिएगा कि एक दर्पण रहेगा जिसमें आपका मतलब अंदरूनी भाग को देखा जाएगा, मतलब नाक में, कान में कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रवर्तन दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में दो ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो ये वस्तु को अनंत से, अनंत पे हमेशा याद रखना है कि प्रकाश की किरण पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है। तो ये आई पैरेलल और ये वापस इधर लौट गई, ये प्रकाश की किरण आई और ये वापस इधर लौट गई। तो इस प्रकार हमें पीछे लाइन बढ़ाने पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब आभासी होता है। क्लियर है? क्योंकि डॉट डॉट से मिलाते हैं और वस्तु से काफी छोटा होता है और फोकस पर बनता है। क्लियर? अब जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, ये ध्रुव है और इधर अनंत है, तो अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो ये पहला प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, दूसरा प्रकाश की किरण ये गई और ये इधर मुड़ गई। तो फिर हम जब पीछे पर लाइन को बढ़ाते हैं, ये लाइन को बढ़ाते हैं तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अब इस दर्पण का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? तो मोटरसाइकिल, कार आदि के साइड मिरर, मतलब देखते होंगे आप जो गाड़ी बाइक को रहता है उसमें साइड मिरर एक लगा हुआ रहता है, जिस ऐसे नहीं रहता, साइड मिरर लगा हुआ रहता है जो पीछे की गाड़ियां हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है? बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो उत्तल दर्पण है ये बड़े वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब अगर बड़ा गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो उसका छोटा प्रतिबिंब रहेगा तभी ना दिखाई देगा पीछे से हमको कि पीछे से ट्रक आ रहा है। तो इस प्रकार हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, दोनों दर्पण में, अच्छा एक चीज समझने वाली बात है कि दोनों दर्पण में ये याद रखें, हमेशा याद रखें। ठीक है, ये दर्पण है, ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। क्लियर है? तो इधर जो दूरी नापी जाती है, इधर जो दूरी नापी जाती है, दूरी, वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। क्लियर? और इधर जो भी नापेंगे वो होता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। समझ गए?
मतलब दर्पण की दाईं ओर, ये दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड जो नापेंगे हम दूरी, जो भी प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, तो ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक। और अगर इधर हम किसी भी वस्तु की दूरी या कुछ भी नापते हैं, फोकस दूरी, तो ये ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब लेफ्ट और बाईं ओर ऋणात्मक होगा। अब हम इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।